Assalamu alaikum everyone. My name is Sabar Ali Khan and I welcome you all from the KIPS CSS PMS platform. Today we have Aisha Suhail with us who has secured 29th position in CSS 2024 result. आयशा से आज पूछते हैं उनकी जर्नी कैसी रही, उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे और उनकी ओवरऑल जर्नी के लिए। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आयशा हमें बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही और बेसिक डिसिप्लिन आपके क्या थे, आपकी डिग्री किस में थी और आपका ये स्टार्ट जो था जर्नी का वो शुरू कैसे हुआ? बेसिकली जो मेरी जर्नी थी सीएसएस की वो स्टार्ट होती है 2021 से, जहाँ से मैंने बेसिक जो स्क्रैच सीएसएस था वो 2021 से स्टार्ट किया था। बट 2022 के अटेम्प्ट में आई गॉट फेल्ड बिकॉज आई गॉट फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, प्रेसी एंड एसे। उसमें मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ठीक नहीं थी एंड आफ्टर दैट मेरी सेकेंड अटेम्प्ट थी 2024 में एंड I am allocated and got 29th position in CSS right now. और मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे वो थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में दे वर सेम एक्सेप्ट फॉर वन, जिसमें यूएस हिस्ट्री जो था वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में चूज किया था एंड यूरोपियन हिस्ट्री मैंने सेकंड अटेम्प्ट में चेंज कर लिया था। बाकी पॉलिटिकल साइंस क्यों किया था? उसमें नंबर कम आए थे बाद में? यस, मार्क्स कम थे एक तो, और दूसरा ये कि जो सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था मेरे लिए, और यूरोपियन हिस्ट्री का जो सिलेबस था वो कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। दैट इज़ व्हाई आई ऑप्टेड फॉर यूरोपियन हिस्ट्री। बाकी सब्जेक्ट्स जो थे वो मेरे पॉलिटिकल साइंस था, एनवायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड दैट वाज पंजाबी एंड यूरोपियन हिस्ट्री था। हाँ। इसके साथ साथ पीएमएस भी दिया था आपने? बिल्कुल, पीएमएस मैंने राइट आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीएसएस वो 2022 का ही पीएमएस मैंने दिया था। उसमें मैं जो थी रिटन मेरा क्लियर था बट आई वाज़न्ट एलोकेटेड एट दैट टाइम एंड देन उसके बाद मैंने 2023 का पीएमएस दोबारा से दिया था बट फिर जो एसे था वो मेरा उसमें भी फेल था। तो ये 2 अटेम्प्ट्स मेरी पीएमएस की थी। सीएसएस की जो पहली अटेम्प्ट थी उसमें भी एसे और प्रेसी और पीएमएस में भी एसे ने टफ टाइम दिया। तो जब दोबारा अटेम्प्ट किया ऐसे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज रखी थी ऐसे के लिए? ऐसे कि बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल पेश आती थी वो ये है कि मेरा लिटरेचर बैकग्राउंड है। तो लिटरेचर बैकग्राउंड के साथ आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चले जाते हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आप इन डेप्थ जो है वो सीखते हो, ठीक है। पहला जो मेरा मसला आता था वो आता था कि मैंने सब जो टॉपिक है वो कौन सा सिलेक्ट करना है, बिकॉज देयर आर 10 ऑप्शंस, उनमें से आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं हमेशा जो है वो टॉपिक गलत सिलेक्ट कर लेती थी। मुझे ऐसे लगता है जितनी भी मेरी अटेम्प्ट्स में ऐसे फेल हुआ उसमें मैंने टॉपिक गलत सिलेक्ट किए। जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, जिस टॉपिक में मेरे पास कंटेंट ज्यादा था, मैंने वो नहीं ऑप्ट किया। बट ये जो 2024 की अटेम्प्ट है मेरी, उसमें मैंने टॉपिक अपना ऐसा सिलेक्ट किया जो कि करंट अफेयर्स भी था, जो कि लिटरेरी टच भी था थोड़ा सा, जो कि था एआई डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। एआई बेसिकली कंटेम्प्रेरी है लेकिन जो डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है दैट रिलेट्स टू लिटरेचर बेसिकली। तो इसमें ये मेरा पास है। तो मैं ये कहूंगी कि जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि टॉपिक सिलेक्शन मेरे से पहले सही नहीं हुई थी, इसमें मेरी टॉपिक सिलेक्शन ठीक थी। सेकेंडली जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो जब मैंने पहले टॉपिक ही सही से सिलेक्ट नहीं किया था, जो कंटेंट मेरे पास उसके ऊपर होता ही नहीं था, तो मैं उसके ऊपर क्या लिखूंगी उसके अंदर, और जो मेरे पास फैक्ट्स फिगर्स होंगे ऑब्वियस बात है कि वो भी मेरे इतने वैलिडेट नहीं करेंगे। तो जो ये वाला था, ये मेरे पास इसके ऊपर कंटेंट भी था, टॉपिक भी बहुत अच्छा सिलेक्ट किया था, इंटरेस्टिंग भी था। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या रखा था? ऐसे का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली वही जो आउटलाइन आपकी होती है, आउटलाइन में जो है आपने बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपनी सारी हेडिंग्स के अंदर जो सब हेडिंग्स लिखनी होती हैं वो बैलेंस्ड, ठीक है। स्टेटमेंट लिखती हैं आउटलाइन में? थीसिस स्टेटमेंट जो है वो कुछ कहते हैं लिखनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लिखनी चाहिए, बट मैंने नहीं लिखी थी। मैंने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था और उसके नीचे मैंने 1-2-3 लाइंस लिख दी थी जो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट में ही काउंट होती है, बट मैंने उसको हेडिंग थीसिस स्टेटमेंट की नहीं दी थी। बाकी जितनी भी मैंने हेडिंग्स बनाई उसमें मैंने इक्वल पॉइंट्स लेके चली थी, और बेसिकली 20 to 22 पैराग्राफ से, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाती है और आपका जो है वो इसमें आपने स्टांस एक ये ले लिया ना जो एग्जामिनर ने दिया कि वो डेथ है, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर उसके ऊपर आर्गुमेंट्स दिए आपने सारे? बिल्कुल। मुझे जब मैंने प्रैक्टिस की थी ऐसे की, तो मुझे ये कहा गया था कि जो एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट दिया आपने उसके साथ एग्री करना है, बट देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने डिसएग्री भी किया था, तो वो भी पास है। तो ये एक मिथ है, आपको बस उसके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे देने चाहिए, ठीक है। और अगर आप उसके जा रहे हो कि आपने अगेंस्ट जा रहे हो या आप उसके उसमें जा रहे हो कि ये फेवर में जा रहे हो, हाँ फेवर में जा रहे हो, तो आपको थोड़े बहुत अगेंस्ट के भी जो पॉइंट्स है वो दे देने चाहिए, लेकिन बैलेंस्ड अप्रोच रखने बिल्कुल एंड पे जाके। बट ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपके जो थीसिस आपका होना चाहिए वो बेसिकली वही होना चाहिए जो एग्जामिनर की आपके मुताबिक काउंटर
और नैरेटिव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं, ठीक है। बिल्कुल एंड पे जाके आप 2-3 पॉइंट्स में काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे दो ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि इसको दूसरी साइड भी पता है। ठीक ठीक है, है। हाँ। प्रेसी के लिए क्या स्ट्रेटजीज रखी दोबारा पास होने के लिए? प्रेसी के लिए जो है वो सबसे पहली जो मेरी मिस्टेक थी पहली अटेम्प्ट में भी और पीएमएस में भी, वो ये थे मैं वोकैबुलरी तैयार नहीं करती थी बिल्कुल ओके। भी। तो मैं उस 20 मार्क्स का जो पोर्शन था वो मैं उसे बिल्कुल छोड़ देती थी कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो था उसका, तो लेकिन ये कि मुझे मेरे एक बहुत वर्दी मेंटोर है, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस पार्ट काउंट्स वेरी मच। ठीक है, ये तो फिर 20 क्या किया, मार्क्स जीआरई आपने की लिस्ट याद की? नहीं, जीआरई की लिस्ट नहीं थी। देयर वर सम देयर वाज अ लिस्ट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द सेम मेंटोर, और Okay. वो मैंने लिस्ट जो है वो 1500 वर्ड्स थे जस्ट। जीआरई की लिस्ट में तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो मैंने वो 1500 वर्ड्स जो थे वही तैयार हो जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और उसको मैंने हैंड आउट लेके उसका, और उसको मैंने अपना एक टाइम सेट किया होता था कि आफ्टर फजर जो मेरा सुबह का टाइम है उसमें मैंने उसको जो है वो लिस्ट को प्रिपेयर किया, बल्कि उर्दू मीनिंग्स के साथ प्रिपेयर किया, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको उसका उर्दू मीनिंग नहीं आता होगा ना, तो आप वो जो इंग्लिश मीनिंग है ना उसको सिर्फ रट्टा लगाओगे, उसको सिर्फ आप ये कहोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश मीनिंग वहां पेपर में नहीं आ रहा होता तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने तो वो याद किया था, यहाँ पेपर में तो कुछ। इफ यू आर लर्निंग इट इन उर्दू, तो वो चीज वहां पे भी बैठ के आपको इंग्लिश क्लियर हो जाती है कि यार इसका मीनिंग ये हो सकता है। ठीक है, तो मैंने वो जो वर्ड्स है ऑप्शंस में क्लोज वर्ड्स देते हैं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं देते। बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने ये तो वो लिस्ट काम आई पेपर में? बहुत ज्यादा, मेरे तकरीबन 17 जो अच्छा। एमसीक्यूज हैं वो बिल्कुल ठीक हैं उसके ये तो अंदर। बड़ा हाँ, रेयर चांस होता है, क्योंकि बिल्कुल। वो तो 20 के 20 में से 3 या 4 बड़ी मुश्किल से आते होते हैं। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सिर्फ एक एमसीक्यू आता था अपने पेपर में, और अभी Majority का जो ही। दूसरी अटेम्प्ट है उसमें मुझे 17 to 18 एमसीक्यूज आते थे उसमें से। इसलिए फिर हाँ, प्रेसी भी क्लियर भी बिल्कुल, होगा। हाँ। अच्छा, प्रेसी के अलावा जो करंट अफेयर और पाक अफेयर्स की तैयारी करती थी, उसके लिए क्या बुक्स रखी थी? कोई रिकमेंडेड बुक्स बता दें एस्पिरेंट्स को। बिल्कुल ऐसा है कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स बहुत कह ले बहन भाई वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में जो मेरी अप्रोच थी वो तो डॉन, सबसे पहले Okay. आपको डॉन का हैबिचुअल होना पड़ेगा। ठीक है, पेपर पढ़ती थी या आर्टिकल्स पढ़ती थी? आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स और ओपिनियंस, और पेपर का फ्रंट पेज और जो इंटरनेशनल न्यूज का जो सेकंड लास्ट पेज होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ही मेरे नोट्स बनते थे। और सेकंडली आपके पास JWT के मैगजीन्स आते हैं, जो मंथली मैगजीन्स होते हैं, तो मंथली मैगजीन्स के लिए बहुत बहुत मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट रहे थे, क्योंकि वो निचोड़ होता है पूरे महीने की जो न्यूज आती है आपकी उसका, तो वहां से पढ़ती थी। इसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर था, बाकी जो है वो आप अल जजीरा, डॉन, इनकी वेबसाइट्स जो हैं वहां पर आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, बल्कि आप एप्स डाउनलोड कर लें तो मैं कहती हूँ वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उन एप्स के थ्रू आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि अभी ये हुआ, अभी ये हुआ, तो यू आर मोर इंटरेस्टेड इन ग्लोबल एंड जो नेशनल न्यूज होती है ना उसके अंदर ज्यादा पता लग जाती है कि मिडिल ईस्ट का आर्टिकल आ रहा है अल जजीरा से, तो वो पढ़ना है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो है वो मैंने सईद अहमद बट की बुक पढ़ी थी एक। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मैंने हामिद खान की बुक पढ़ी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थी, वहां से मैंने तैयार की थी, एंड उसके बाद मेरे अपने नोट्स थे बस। इसके अलावा इस्लामियात के पेपर में क्या स्ट्रेटजी रखी? उसमें कुछ आयात अहादीस ज्यादा लिखती थी या फिर नॉर्मल पेपर करती थी? कैसा होता था वो? अरबी होती थी उसमें, अरबिक होती थी? बिल्कुल, इस्लामियात जो मैंने स्कोर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बहुत बहुत ज्यादा कम था, 41 था आई गेस। वो बहुत मतलब मुश्किल से पास हुई थी मैं उसके अंदर, क्योंकि उसमें मैंने आयात और हदीस जो थे ना वो इतने ज्यादा नहीं लिखे थे। बट फिर उसके बाद मैंने उसकी प्रॉपर तैयारी की थी। एक करीमदाद चुगताई की बुक है, इसके अलावा मेरे एक और वर्दी मेंटोर हैं हाफिज मुफ्ती नईम, उन्होंने मुझे तैयारी करवाई थी इस्लामियात की। तो इस्लामियात जो है उसमें मैंने जनरल अहादीस और आयतें जो थी वो तैयार की थी, और उसके अलावा उनका रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है वो बुखारी शरीफ है आपके पास और मसनद अहमद है, ये डिफरेंट बुक्स हैं जिनका स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं पता होता। तो आपने वो बुक्स का रेफरेंस लाजमी देना, और अगर आयात लिख रहे हैं तो अल कुरान लिखने की जगह आप आयात ही वो याद करें जिनमें आपको सूरत का नाम याद रह जाएगा। तो सूरत का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं सूरत का नाम, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा ये कहना कि हर हेडिंग में एक आयत और एक हदीस थी, तो ऐसा भी नहीं होता कि आपको इतनी हदीस, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एक क्वेश्चन के अंदर आप 4 to 5 लिख दें काफी हैं। कुछ तो कहते हैं, कुछ तो मैंने ऐसी भी मिथ सुनी है कि कहते हैं कि हमने एक आयत या एक हदीस लिखी और पूरे पेपर में और हम पास थे। अच्छा। तो लेकिन ये है कि आपको अपनी तैयारी पूरी, इस्लामियात अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हिट हुआ है इस्लामियात काफी,
और अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इस्लामियात जो आ रही है ना वो करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड आ रही है, तो ठीक हीद है। को भी वो डेली लाइफ से इम्पैक्ट करके बिल्कुल, तो पूछते हैं। आपको इस्लामियात प्रिपेयर करनी है कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर, ठीक है, रहकर। तो आप उसे करंट अफेयर्स के साथ लाजमी उसको जो है ना वो लिंक करके अपना कंटेंट प्रिपेयर करें, तो ही आप पास होंगे। मेरा तो ये ख्याल है, मानना है। कंपल्सरीज में जो 4 क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जामिनर हमें 4 क्वेश्चन देता है करने को, लेकिन हम उसको टाइमली मैनेज नहीं कर पाते। मोस्टली 3 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो उसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी रखी थी? टाइम मैनेजमेंट अपनी कैसे बेहतर की? टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि एक और गॉडेस है। प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये अपनाई थी कि मैं जब प्रैक्टिस करती थी घर में, क्योंकि एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपने पास पेपर से कोई क्वेश्चन उठाया और आपने उसे सॉल्व करना है। मेरी तो ये स्ट्रैटेजी रही। तो मैं जब उसे सॉल्व करती थी तो मैं टाइमर लगाती थी। लाइक अपने मोबाइल पे आप 30 मिनट्स का टाइमर लगा लें, ठीक है, 30 मिनट्स या 35 मिनट्स का, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब आप इतना टाइमर लगाते हैं ना तो पेपर में यू आर श्योर दैट इन 30 मिनट्स यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 × 4 जो है वो आप अगर करते हो तो आपको 120 मिनट्स तकरीबन लगते हैं इसके, ठीक है। तो आपने जो है वो घर पे जब प्रैक्टिस करनी है तो 30 मिनट्स का टाइमर लगाना है, और जब पेपर में आप बैठोगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपका पेन रुकेगा ही नहीं। फिर 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो क्वेश्चन पूरा कंक्लूड हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसके अलावा एक और मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मैं पहले रफ पे जाके तो एक आउटलाइन क्रिएट कर लेती थी जल्दी से, ठीक है, रफ वर्क में। और अगर मेरे पास टाइम कम है, यानी लास्ट क्वेश्चन में अगर मेरे पास टाइम कम बच गया है जिसमें मुझे कंटेंट, तो मैं पहले हेडिंग्स करके ना पूरा वो एक स्केच तैयार कर लेती थी क्वेश्चन का, और उसके बाद जल्दी से उसको फिल कर लेती थी। और ये आपको इंस्टिंक्ट से पता चल जाता है कि यहाँ आपने मैप बनाना है, यहाँ पे आपने कोई कोटेशन ऐड करनी है, तो आप उस हिसाब से जगह छोड़ देते हो, ठीक है। बट ये बहुत प्रो अप्रोच है, ये मैं जो बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट करते हैं मैं उनको ये नहीं कहूंगी। बट अगर आप इतने प्रो हैं तो आप पहले उसका स्केच तैयार करें, बाद में उसको फिल कर लें, ठीक है। बट पहले आप यही करें कि आप टाइमर लगा के ना घर पे जितनी प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस हो सकती है आप करें। अच्छा, किप्स के साथ आपकी काफी जर्नी अच्छी रही। किप्स में आप 1 पेपर टीच करती रही हैं। बिल्कुल। तो जो 1 पेपर टीच कर रही थी उसके बाद आपने अटेम्प्ट दिए सीएसएस की, तो वो 1 पेपर टीचिंग का जो ड्यूरेशन था वो आपके सीएसएस के अटेम्प्ट में काम आया? बिल्कुल काम आया, क्योंकि एक तो ये है कि जब आप खुद टीचर बनते हो या खुद टीच करते हो तो आपकी बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। आपको इवैल्यूएशंस का पता चल जाता है, आपको कंटेंट का पता चल जाता है। जैसे अब 1 पेपर में अगर आप देखें तो सारा एमसीक्यूज बेस्ड है, ठीक है। तो मैं एमसीक्यूज में जो हूँ वो कह लें कि पहली जो मेरी जितनी भी अटेम्प्ट्स थी आई वाज वेरी वेरी बैड एट एमसीक्यूज, ठीक है, वेरी बैड एट एमसीक्यूज। लेकिन इसमें मैंने एमसीक्यूज तैयार किए हर सब्जेक्ट के। एमसीक्यूज का भी स्टूडेंट्स को काफी मसला आता है, उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी भी बताएं कि वो कौन से सोर्सेज यूज करके उनको बेस्ट करें, क्योंकि एमसीक्यूज 20 मार्क्स हैं, हम उनको निगेट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 20 मार्क्स का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट के भी अगर आप मिलाए तो 200 मार्क्स बनते हैं, और 200 मार्क्स आपके एलोकेशन में। इसकी या तो आप ये है कि खुद अपने नोट्स तैयार करें। जैसे जैसे आप सब्जेक्टिव कंटेंट पढ़ते जाते हैं ना तो आपको ऑब्जेक्टिव भी बीच में से मिलते जाते हैं, तो या तो आप सेपरेट उनके नोट्स बना लें, की पॉइंट्स बना लें, या दूसरी बात ये है कि देयर हैंडबुक्स मिलती हैं छोटी छोटी, एडवांस वालों की भी मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है ये कार 1 वालों की भी मिल जाती हैं, तो पास्ट पेपर्स की मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी मतलब उन्होंने खुद से एमसीक्यूज बना के वहां पे दिए होते हैं, किए हैं उन्होंने, मतलब सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन प्रॉपर की जाए। बिल्कुल अच्छा, की जाए। पंजाबी में बहुत अच्छा स्कोर है आपका। पंजाबी की क्या स्ट्रेटजी रखी थी और पेपर में कितने शेयर लिखती थी एक क्वेश्चन में? पंजाबी की स्ट्रेटजी मेरी जो है वो, क्योंकि आई एम ए लिटरेचर पर्सन, तो पंजाबी भी एक किस्म का एक पंजाबी लिटरेचर है, ठीक है। तो मुझे बहुत पसंद था, इंटरेस्टिंग था। इसमें मैंने स्ट्रेटजीज ये रखी थी कि हर हेडिंग में मैंने एक शेर लाजमी लिखना होता था, ठीक है। अगर इफ आई एम डूइंग दी वो जो पोइट्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें अगर जदीद शायरी करी हूँ या दूसरी पुरानी शायरी करी हूँ तो हर हेडिंग में एक शेर लाजमी, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि आपको उस पर्टिकुलर शायर का शेर याद नहीं आ रहा जो कि आप तैयार कर रहे हो, जो लिख रहे हो आप, तो मतलब आप उस टॉपिक में नहीं आ रहा, तो सबूत लिख रहे हो, तो सबूत में अगर सुल्तान बाहू का नहीं आ रहा फिर दूसरा शेर भी लिख देते थे। बिल्कुल दूसरा लिखते, लेकिन नीचे रेफरेंस मेरा लाजमी होता था। रेफरेंस जो है वो लाजमी जो है वो दूसरे शायर का आपने डालना है, ताकि उसको पता चले कि हाँ इसने मेरे साथ वो नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया कि ये उसका बना के लिखना, बल्कि आपको
रेफरेंस आ गया है उसका, ठीक है। और बाकी जो है वो दूसरे जो जैसे कि अदब वाले क्वेश्चंस होते थे या जो लोक शायरी वाले क्वेश्चंस हैं, लोक अदब के क्वेश्चंस हैं, उसमें भी मेरा रेफरेंसिंग जो थी ना वो मेरी बहुत स्ट्रांग थी। दैट इज व्हाई आई गेन्ड 84 मार्क्स ना। तो रेफरेंसिंग अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग करें इसके अंदर। हाँ, ठीक है। और पोल साइंस के लिए क्या मटेरियल यूज किया है? पॉलिटिकल साइंस देखें बेसिकली चार उसके ऊपर मुश्तमिल है, 4 सेक्शंस के ऊपर। पेपर 1 के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, पेपर 2 में भी 2 पार्ट्स हैं। तो पेपर 1 का जो पहला पार्ट है जिसमें फिलोसोफर्स हैं, उसके लिए मैंने जुड हार्मन की बुक पढ़ी थी। जुड हार्मन की बुक पढ़ी थी और जो मुस्लिम फिलोसोफर्स हैं वो मैंने ऑनलाइन तैयार किए थे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है आपका जो पार्ट बी है पेपर 1 का, उसमें मैंने मजहरुल हक की पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी। जो आपका पेपर 2 है कॉन्स्टिट्यूशंस वाला, उसमें मैंने सुहेल भट्टी की वर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ी थी। बिल्कुल काम आ जाती है, हाँ। और जो 4th पार्ट है उसका वो सारा पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड है, तो वो आपके पाक अफेयर्स वाली बुक चल जाती है। हाँ। यूरोपियन हिस्ट्री काफी अच्छा स्कोर उसमें भी जी, उसकी रिकमेंडेड बुक्स बता दें। यूरोपियन हिस्ट्री में मैंने एक फॉरेन ऑथर की किताब पढ़ी थी, एक मैंने पाकिस्तानी ऑथर की, क्योंकि मैं ना ज्यादा किताबें पढ़ने पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ एक किताब लें जो कि आपका सिलेबस कवर करती है ना, दैट इज एनफ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए ज्यादा इस वजह से थी क्योंकि उसके सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसके लिए फॉरेन ऑथर H.L. पीकॉक की बुक है, ठीक है, वो मैंने पढ़ी है। पहले वो थॉरली मैंने स्टडी किया है, स्टोरी लाइन को फॉलो किया, समझा यूरोपियन हिस्ट्री को। एंड देन जो आपका आता है ना फरूख सुल्तान, उनकी पाकिस्तानी ऑथर है, उनकी बुक है। और वो चैप्टर वाइज जो है ना उन्होंने JWT की बुक है फरूख सुल्तान की। जी, तो वो चैप्टर वाइज जो है वो उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया हुआ है उसको सिलेबस को। तो वो आप जब पढ़ेंगे तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। लास्ट में कोई ऐसी सजेशन देना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी एमपीटी क्लियर हो गया उनका और अब एड भी आ गया हुआ है, और उन्होंने अब ये ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें बंदा कहता है मेरी तैयारी नहीं है, तो इस साल मैं बैठूं या ना बैठूं, 1 महीना ही रह गया, ठीक है। उनको ऐसे सजेशन दें कि वो अपने आप को गेयर अप किस तरह करें और बस अब प्रिपरेशन रिवीजन की मोड में जाके अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है। अगर आप अभी भी जो है वो तैयारी के मोड में है तो फिर इसका मतलब है कि आप 1 महीना या 2 महीने बाद पेपर में अपीयर नहीं हो सकते हैं। अभी आपको रिवीजन फेज पे जाना चाहिए और अपने जो नोट्स हैं उनको 1 लाइनर्स की फॉर्म में कर लें, ताकि वो 1 लाइनर जो है वो आपको पेपर में काम आए। दूसरा, आप प्रैक्टिस लाजमी करें, रोज के बिना पे कोई एक क्वेश्चन उठा के कोई एक आउटलाइन जो है ऐसे की वो लाजमी लिखा करें, ताकि जो है वो आपको कल को मसला ना करे, ठीक है। बाकी अपना थर्ड जो है वो न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ते रहें, अपना जो करंट अफेयर्स है उसको अपग्रेड करें, ठीक है। तो ये 3-4 बेसिक होती हैं आपके पास सजेशंस हैं जो मेरे जो स्टूडेंट्स को जो है वो मैं दूंगी। थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।